Hello guys, in this video we will discuss a narrative of the life of Frederick Douglass, obviously written by Frederick Douglass. हम कवर करेंगे इस टेक्स्ट का chapters 1 to 7 in very short easy points. So do not forget to subscribe and watch the full video if you want all the details. So let us begin. फ्रेडरिक डुगलस बेसिकली फ्रेडरिक डुगलस का जन्म 1818 मैरीलैंड नाम की जगह पे हुआ, जहाँ पे स्लेवरी बहुत चलती थी और बहुत ही छोटी एज से इनको भी बंदी बना लिया गया, यानी इनके साथ एक बॉन्डेज हो गई, बंदी बना लिया गया मतलब इनको इतना नजदीक से गुलामी को देखने के बाद भी डुगलस ने पढ़ना और लिखना सीखा, और यही एजुकेशन की जो पाथ थी इसी से इनको आज़ादी मिली। जब ये 20 साल के हो गए, यानी कि इन द ईयर 1838, इन्होंने एक इस स्लेवरी को अबॉलिशन करने के लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई, स्पीचेस दी, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, और इसी की वजह से इनको आज़ादी मिली। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डुगलस एन अमेरिकन स्लेव रिटन इन 1845। इसमें इन्होंने खुद अपनी स्लेवरी का बहुत ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया है कि इन्होंने गुलामी को कैसे सहा और इन्होंने कैसे आज़ादी पाई। उसी टेक्स्ट के चैप्टर्स 1 to 7 को हम कवर करें। चैप्टर 1 में फ्रेडरिक डुगलस बताते हैं कि इनका जन्म एक प्लांटेशन में हुआ, टैलबॉट कंट्री मैरीलैंड में हुआ, फरवरी 1818 में। इनको अपने माँ बाप के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, बहुत कम पता है। सिर्फ इनको इतना पता है कि इनकी जो मदर है उनका नाम हैरियट बेली था, और जो इनके फादर रहे होंगे वो प्लांटेशन ओनर रहे होंगे, इनको ऐसा लगता है। डुगलस याद करते हैं कि इनको इनकी फैमिली मेंबर्स से अलग कर दिया गया था जब इनको बंदी बनाया गया, जब इनको स्लेवरी में रखा गया, जब इनको स्लेव बनाया गया। तब इन्होंने अपनी मदर को बहुत कम बार देखा था, और उसके बाद इनकी मदर की डेथ हो गई जब फ्रेडरिक डुगलस सिर्फ और सिर्फ 7 साल के थे, और फ्रेडरिक डुगलस को बस यही कुछ छोटी मोटी बातें ही याद है। मूविंग फॉरवर्ड टू समरी ऑफ चैप्टर 2, डुगलस याद करते हैं कि इनका जो बचपन है, जब इन्होंने स्टार्टिंग में स्लेवरी में अपना एक्सपीरियंस लिया, नहीं जब इनका शुरुआती दौर था स्लेवरी में, तो उसकी यादें कुछ याद करते हैं कि प्लांटेशन में जो कंडीशंस होती थी बहुत हार्श होती थी, यानी कि बहुत तेज धूप हुआ करती थी, इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिला करती थी, दिन भर काम करवाते थे। जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखी है, तो सेकेंड लाइन, he describes the meager meals they received consisting of a small portion of cornmeal mush। जो इनको खाना पे मिलता था ना, वो थोड़ा बहुत बचा कुचा जो इनकी कॉर्न मील वगैरह होती थी वो उनको बहुत कम क्वांटिटी में दी जाती थी कि इतना कि बस जिंदा रहे। ये भी याद करते हैं कि स्लेव्स के साथ कितना क्रूअली ट्रीट किया जाता था, उनके साथ मार पिटाई की जाती थी, उनको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट तो किया था, बार सुना सुना के उनको उनकी बेइज्जती कर करके, साथ ही साथ उनकी फिजिकल बीटिंग भी की जाती थी, उन्हें मारा पीटा भी जाता था। डुगलस ये याद करते हैं कि स्लेवरी एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो डिह्यूमनाइजिंग था, जो एक इंसान को ऐसा फील करवा दे कि वो इंसान है ही नहीं, वो कोई जानवर है, कोई नॉन लिविंग बीइंग है। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर, अब बेसिकली जब ये 7 साल के हो गए ना डुगलस, तो इनको हुग ऑल्ट नाम की एक लेडी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया, बाल्टीमोर नाम की जगह पे। स्टार्टिंग में तो ऑल्ट मिसेस ऑल्ट के साथ इनके कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि अब इनको प्लांटेशन पे जैसी हार्श कंडीशंस, धूप, कम खाना वगैरह सी सिचुएशन से एक तरीके का छुटकारा मिल गया था। और यहाँ पे मिसेस ऑल्ड इनको पढ़ाती भी थी अल्फाबेट्स और कुछ बेसिक पढ़ने लिखने की चीजें इनको सिखाती थी। पर जो मिस्टर ऑल्ट यानी कि मिसेस ऑल्ट के जो हस्बैंड थे, वो इनको पढ़ने से रोकते थे और कहते थे कि डुगलस को और मत पढ़ाओ, कि क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गया तो ये एक स्लेव नहीं रहेगा, ये आजादी की इच्छा दिखाएगा, ये आजाद होना चाहेगा। और इसी बात से डुगलस के मन में ये बात आ गई कि अगर पढ़ने लिखने से मैं आजाद हो सकता हूँ, अगर नॉलेज ही फ्रीडम है, तो मुझे ये नॉलेज चाहिए ताकि ये एजुकेशन मेरी आजादी का एक जरिया बन जाए।
मूविंग टू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में डुगलस बताते हैं कि इन्होंने बहुत अलग अलग स्लेव होल्डर्स के साथ काम किया बाल्टीमोर की जगह पे, जहाँ पे मिसेस ऑल्ट के साथ आए थे। ये कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कॉल्किंग ट्रेड सीख लिया था, ये अपने काम में बहुत स्किल भी हो गए, पर क्योंकि एक स्लेव की तरह काम करते थे तो इस काम में इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, चाहे ये स्किल हो भी गए थे। तो ये बताते हैं बहुत बहुत ही लॉन्गेस्ट में बताते हैं ये, कि अभी भी हमारी समरी भी दी हुई है कि इतनी फिजिकल लेबर के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद ये कोशिश करते रहते थे कि कहीं से इनको पढ़ने लिखने को मिल जाए, कहीं से इनको पढ़ने लिखना सीखने को मिल जाए। तो इन्होंने अपने पड़ोस के कुछ वाइट बॉयज, कुछ नॉन स्लेव बॉयज को इन्होंने अपना दोस्त बना लिया और उनको ये ब्रेड देते थे। ब्रेड के बदले उनसे ये सीख लेते थे पढ़ना लिखना, जो भी वो उनको आता था, नॉलेज थी, ये उनसे वो नॉलेज लेते थे। जैसे जैसे इनकी नॉलेज बढ़ रही थी वैसे वैसे ही इनकी आजादी पाने की चाह भी बढ़ रही थी। चैप्टर 5 में क्या होता है अब देख लेते हैं फटाफट से। अब चैप्टर 5 में एक इंस्टांस बताते हैं जब ये मिस्टर कोवे नाम के एक स्लेव होल्डर के साथ हैं और मिस्टर कोवे इनको प्लांटेशन पे काम करवा रहे हैं। बहुत ही ब्रूटल ट्रीट करते हैं ये डुगलस के साथ। फ्रेडरिक डुगलस के साथ बहुत ब्रूटल ट्रीटमेंट होता है इनकी, मतलब एकदम डिह्यूमनाइज कर देते हैं इनको, इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते। अब यहाँ पे बताते हैं कि फिजिकली और इमोशनली मुझे बहुत टारगेट किया जा रहा था मिस्टर कोवे के द्वारा। तो अब क्योंकि डुगलस के पास थोड़ी नॉलेज थी, क्योंकि ये पढ़ना लिखना सीख चुके थे थोड़ा बहुत, इसीलिए ये कन्फ्रंट करते हैं मिस्टर कोवे को। ये उनके सामने जाके अपने पॉइंट्स को साफ साफ बोलते हैं कि मेरी डिग्निटी है, मैं भी इज्जत चाहता हूँ और मुझे ये ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं है। और यही जो पॉइंट था जब इन्होंने अपनी आवाज उठाई पहली बार मिस्टर कोवे के खिलाफ, इसी टाइम से इनकी लाइफ में एक टर्न आ गया जब इनको पता चल गया कि इनकी अपनी जिंदगी में क्या कीमत है और अगर ये आवाज उठाएं तो अपनी जिंदगी को आजाद कर सकते हैं। चैप्टर 6 देख लेते हैं फटाफट से अब। मिस्टर कोवे के बाद जो नेक्स्ट स्लेव होल्डर जिसके पास जाते हैं, बाल्टीमोर में ही है, बाल्टीमोर नाम की जगह पे ही है, अलग अलग स्लेव होल्डर्स के पास बारी बारी जा रहे हैं, जैसे हायर किए जा रहे हैं, जैसे कोई ये ऑब्वियसली ये बंदी मजदूर ही है यहाँ पे, तो उस तरीके से इनको बार बार रोटेट किया जा रहा है अलग अलग लोगों के पास। तो अब इनको मिस्टर विलियम फ्रीलैंड हायर कर लेते हैं। मिस्टर विलियम फ्रीलैंड एक काइंड और फेयर स्लेव होल्डर है, काफी अच्छे हैं नेचर से, ये इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट नहीं करते, इमोशनली किसी को स्ट्रेस आउट नहीं करते हैं, और यही अपॉर्चुनिटी को डुगलस यूटिलाइज करते हैं ताकि दूसरे स्लेव्स को भी पढ़ाए लिखाएं, उनको भी ये नॉलेज दें जिनसे दूसरे स्लेव से अपनी आजादी के लिए आवाज उठाएं। इसीलिए हमारे फ्रेडरिक डुगलस ऑर्गेनाइज करते हैं सीक्रेट सैबाथ स्कूल्स। ये ऐसा स्कूल है जहाँ पे ये स्लेव्स को पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। और यही छोटे ये स्कूल्स के नाम पे जो गैदरिंग्स होती है ना, ये स्लेव्स के बीच में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर देती हैं जिसमें स्लेव्स अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए आवाज उठाना सीखना शुरू कर देते हैं। लास्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है, इसलिए लास्ट नहीं, वो जो पढ़ना है हमें, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। अब देखो ये जो मिस्टर फ्रीलैंड है, ये तो है तो अच्छे स्लेव होल्डर, पर है तो स्लेव होल्डर ही ना। एज एन एग्जाम्पल, कहीं पे आपको कम पीटा जा रहा है, कोई पीटा तो जा रहा है ना, ये कुछ ऐसा ही है कि इनके साथ कम बुरा ट्रीट किया जा रहा है, पर हाँ बुरा ट्रीट किया जा रहा है, अभी भी ये स्लेव ही है। तो यहाँ पे अपनी एक अच्छी सिचुएशन आने के बाद भी फ्रेडरिक डुगलस को अब एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये बहुत रेस्टलेस फील करते हैं कि मुझे पूरी आजादी चाहिए, मुझे किसी का स्लेव नहीं रहना। इसीलिए ये अपने ट्रू पॉइंट्स, ये कुछ बोलते हैं ना एविडेंसेस, कुछ सॉलिड पॉइंट्स जिन पे ये अपनी फ्रीडम के लिए लड़ सके, ऐसे पॉइंट्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी हिपोक्रेट है, क्रिश्चियनिटी में हिपोक्रेसी है, क्योंकि ये लोगों को बंदी बनाने को एक अच्छी बात बता रही है। कैसे कैसे एक रिलीजन क्रूएल्टी और ऑपरेशन को बढ़ावा दे सकती है, कैसे एक रिलीजन लोगों को बंदी बनाने पे बढ़ावा दे रही है।
तो इसीलिए यहीं से ये सोचते हैं कि मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए, मुझे किसी के अंडर भी काम नहीं करना है, मैं किसी का स्लेव नहीं रहूंगा। और इसीलिए ये यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि और यहाँ से स्लेवरी से भाग स्लेव बीइंग अ स्लेव इससे छुटकारा पाने का एक सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है इनकी जर्नी सेल्फ अवेयरनेस की और डिटर्मिनेशन की, जहाँ से ये स्लेवरी को फुल्ली एस्केप कर जाएंगे। So that was all for this video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.